Hello everyone, welcome once again on my YouTube channel, and from competition point of view this is my lecture number first to all of you। जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं, ये जो मेरा लेक्चर है वो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये लेक्चर जो है वो सभी के लिए बेनिफिशियल है, या तो वो 11th क्लास में बच्चा है या फिर 12th क्लास में या फिर 12th क्लास कर चुका है, तो तीनों के लिए बेनिफिशियल होगा। ये 11th क्लास में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या 12th क्लास कर चुके हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, और जो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लाइक आईआईटी और नीट, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो सभी के लिए मैं एक कॉमन लेक्चर लेके आया हूँ। आपसे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर, उसका जो मेन कंटेंट है वो कहाँ से लिया गया है, डायमेंशनल एनालिसिस से लिया गया है। 11th क्लास की यूनिट है ये डायमेंशनल एनालिसिस, जो फर्स्ट यूनिट है 11th क्लास की, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसी का पार्ट है ये डायमेंशनल एनालिसिस। और यहाँ पे मैं वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा जो दोनों एग्जामिनेशंस के अंदर आमतौर पर आती हैं। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो दोनों एग्जामिनेशंस के अंदर कॉमन है, वो हम आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जो बच्चे 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है ये, उनके लिए भी ये बड़ा बेनिफिट होगा। जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो या फिर 12th क्लास कर चुके हैं और आगे अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो सारे के सारे बच्चे इस चीज़ को आप नोट करेंगे। हाँ, एक चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, यहाँ पर ये टॉपिक 11th क्लास का जरूर है, लेकिन इसका जो लिंक है वो पूरी 11th के साथ है और पूरी 12th के साथ है। तो 11th क्लास के जो बच्चे जिन्होंने 12th क्लास का भी सिलेबस नहीं किया है, वो आप यहाँ से जितना 11th का पार्ट है वो यहाँ से जरूर करें आप। हाँ, जो आपने 12th का हिस्सा नहीं किया, आपने जो 12th का पार्ट आपने नहीं किया है वो फिलहाल आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम जो 11th में आप पढ़ चुके हैं वो यहाँ से आप जरूर कवर करें। और जो बच्चे 12th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं उन्हें 11th तो कर लिया सारा का सारा, और 12th का भी कुछ हिस्सा वो यहाँ से कर सकते हैं। 11th और 12th का कुछ हिस्सा वो यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, जिन्होंने 11th और 12th दोनों क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं आगे, वो सारा का सारा यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये कंक्लूजन निकलता है कि ये जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है ये तीनों के लिए बेनिफिशियल होगा। तीनों का मतलब जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं या फिर ड्रॉपर्स हैं, 12th क्लास कर चुके हैं, तो तीनों के लिए ये जो लेक्चर होगा वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करेंगे। और हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे, इस फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे सुन लीजिएगा। एक तो वो टिपिकल फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे जो कि आमतौर पर इन दोनों एग्जामिनेशंस के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा, कुछ रिजल्ट्स बेस्ड हमारे डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे। जैसे एक रिजल्ट आपको बता दिया, अगर आपको रिजल्ट्स पता हैं तो उसके बेस पे आप डायमेंशनल फॉर्मूले आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरा हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि दोनों एग्जामिनेशंस के अंदर आती हैं, आईआईटी के अंदर और नीट के अंदर भी। तो वो कुछ प्रॉब्लम्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 3 सेशन होंगे इसके फर्स्ट लेक्चर के। पहले सेशन में कुछ टिपिकल डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे जो कि आमतौर पर इन दोनों एग्जामिनेशंस में आते हैं। सेकंड सेशन में हम करेंगे कुछ रिजल्ट्स बेस्ड डायमेंशनल फॉर्मूले, और लास्ट सेशन होगा हमारा कुछ प्रॉब्लम्स के साथ मैं आपके पास आऊँगा जो कि दोनों एग्जामिनेशंस के अंदर कॉमन है, आमतौर पर आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज माई वेरी फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू for all of you, that is based upon the NEET aspirants and IIT aspirants। तो स्टार्ट करते हैं मेरा फर्स्ट लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, और कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है कि इस वीडियो को रिवाइंड करेंगे, आप दोबारा इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करेंगे, दोबारा देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, वेलकम स्टूडेंट्स फॉर द वेरी फर्स्ट सेशन। और पहले सेशन में बेटा मैं आपके पास लेके आया हूँ 12 टिपिकल डायमेंशनल फॉर्मूले।
ये बेटा वो रिजल्ट्स हैं, ये वो फॉर्मूलाज हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स आमतौर पर पजल रहते हैं। जब आपसे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पजल हो जाते हैं। तो ये आप आज इसको नोट करेंगे और जो भी आपके फर्दर आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें आप किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं होंगे। आप इस चीज़ को ध्यान से नोट करेंगे। देखें एक मिनट के लिए। तो सबसे पहले मैं बेटा आपको बताऊं कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है। पता है आपको, फिर भी बताना पड़ेगा मेरे को आपको। ए फॉर्मूला विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वेरियस फंडामेंटल क्वांटिटीज विद देयर डायमेंशंस। एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको हम डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साथ में उनकी डायमेंशंस भी हो। तो ऐसे फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। और एक सिंपल डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं मैं, फोर्स की बात करूं मैं, तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है पता है आपको, वो होता है mLT-2। तो क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ए फॉर्मूला विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज विद देयर पावर्स, विद देयर डायमेंशंस। तो दैट इज नोन एज द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं आमतौर पर पजल रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें आप, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड। जैसे ही ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आएगी, आपको 4 चॉइस मिलेंगे। मैंने यहाँ पर कोई भी चॉइस आपको दी नहीं है, ना मैंने लिखा है, लेकिन ये अगर आपकी जो प्रॉब्लम है अगर आपके एग्जाम में आती है, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है बेटा, तो वहाँ पर आपको 4 चॉइसेस मिलेंगी। उसमें से जो मोस्ट करेक्ट आंसर है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखें एक मिनट के लिए। तो जैसे ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आई कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि लिक्विड फ्लो कर रहा है तो शायद वेलोसिटी बाय टाइम हो। फ्लो ऑफ ए लिक्विड, रेट का मतलब तो पता है सभी को कि रेट का मतलब क्या होता है, टाइम से होता है, और लिक्विड फ्लो कर रहा है इसका मतलब वेलोसिटी बाय टाइम। लेकिन ध्यान दें बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड का कहीं भी वेलोसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब होता है वॉल्यूम बाय टाइम, कितने वॉल्यूम का लिक्विड कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड बोलते हैं। तो आज के बाद ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है, नोट डाउन करें इस चीज को कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो इस रिजल्ट से आएगा, दैट इज वॉल्यूम बाय टाइम। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज का, वेलोसिटी बाय टाइम नहीं है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड मींस वॉल्यूम बाय टाइम, कितने वॉल्यूम का लिक्विड कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, तो दैट इज नोन एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड, दैट इज वॉल्यूम बाय टाइम। और वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है पता है आपको, L⁴ होता है, और नीचे क्या है आपके पास, T। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर मास तो है ही नहीं, m⁴0, L की पावर क्या है 3, और T की पावर अगर इसको लेके जाएंगे अपार्ट तो T की पावर क्या होगी -1। तो ये आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड का, वॉल्यूम बाय टाइम, यानी कि L⁴ T की पावर -1। ओके बेटा, तो ये जब आपके एग्जाम में आएगा, वो नीट का एग्जाम हो या IIT का एग्जाम हो, उसमें आपको 4 चॉइसेस मिलेंगी और उन 4 चॉइसेस में से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो ये आपकी चॉइस होगी L⁴ T की पावर -1। ओके बेटा, सेकंड देखें आप, सेकंड प्रेशर ग्रेडियंट। ध्यान दें कि रेट की अगर हम बात करते हैं तो रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड, ध्यान दें रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड, वॉल्यूम बाय टाइम। लेकिन यहां पर हम ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, तो ग्रेडियंट क्या होता है, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके सामने। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम कंपेयर करें लेंथ के साथ, डिस्टेंस के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी कंपेरेबल विद लेंथ विद डिस्टेंस, तो दैट इज नोन एज द ग्रेडियंट। लेकिन हम किसको देते हैं नाम, नाम किसका चलता है, जो अपर पैरामीटर होते हैं उसका नाम चलता है। जैसे मैं बात करूं कि मास बाय लेंथ, तो मास बाय लेंथ होगा मास ग्रेडियंट, नाम किसका होगा, नाम होगा अपर पैरामीटर का। वेलोसिटी बाय लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट।
प्रेशर बाय लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट। तो व्हाट इज ग्रेडियंट? एनी फिजिकल क्वांटिटी कंपेरेबल विद लेंथ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का लेंथ के साथ कंपैरिजन करना, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहां पर आपके पास क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट है। तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब सिर्फ प्रेशर नहीं होगा, ध्यान रखें, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा? प्रेशर बाय लेंथ होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसको आपको गलती नहीं करनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और यहां पर भी जो स्टूडेंट्स हैं आमतौर पर डिस्टर्ब रहते हैं, और 4 चॉइसेस आपको मिलेंगी, यहां भी आपको मिलेंगी 4 चॉइसेस। तो कहीं आप जो प्रेशर का फॉर्मूला है वहां पे टिक मार्क ना कर दो, ध्यान रखें ये प्रेशर ग्रेडियंट है। ये ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम कंपेयर करते हैं डिस्टेंस के साथ, लेंथ के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। और किसका नाम होता है? जो अपर पैरामीटर होता है उसका नाम होता है तो प्रेशर बाय लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी बाय लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट, मास बाय लेंथ, मास ग्रेडियंट, पोटेंशियल बाय लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ध्यान रखें आप। तो प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P/L, और प्रेशर का पता है आपको फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है इनटू लेंथ। और क्या होता है फोर्स का? पता है सभी को, mLT-2। एरिया का होता है L2, और लेंथ के लिए क्या होगा? L। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो L से L कैंसल आउट हो जाएगा, तो M, इसको आप ले जाएं L की पावर -2 और T की पावर -2। तो ये आपके पास फॉर्मूला किसका आ जाएगा? प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ग्रेडियंट को भूलना मत आप। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि प्रेशर का यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया इंटू लेंथ। एफ का क्या होता है? mLT-2। एरिया होता है L² इंटू L। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो m L की पावर -2, T की पावर -2। तो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, थर्ड पे आए आप। थर्ड आपके पास वही है, मेरे ख्याल से कर लेंगे आप, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी बाय क्या होगा? लेंथ होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखें एक मिनट के लिए। वेलोसिटी का पता है आपको क्या होता है? LT-1, और नीचे क्या है? L। L से L कट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? T की पावर -1। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो, प्रेशर ग्रेडियंट हो, मास ग्रेडियंट हो, तो भूलना नहीं आज के बाद। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि उस क्वांटिटी का हम कंपैरिजन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, और जो अपर पैरामीटर होते हैं उसका नाम चलता है, उसके नाम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेलोसिटी बाय लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट, मास बाय लेंथ, मास ग्रेडियंट, प्रेशर बाय लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये आपके पास था वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा? वेलोसिटी बाय लेंथ, LT-1/L। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा तो T की पावर -1 रह जाएगा। आगे देखें आप एक मिनट के लिए। वेलोसिटी की बात करें, सभी को पता है कि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। देखें एक मिनट के लिए, वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, यानी कि L/T, और सॉल्व करते हैं तो LT-1 होता है। ओके, लेकिन यहां पर एरियल वेलोसिटी गिवन है, तो कितने टाइम में कितनी एरिया, हम एरिया की बात करेंगे, कितने टाइम में कितना एरिया चेंज होता है हम उसकी बात करेंगे, ना कि लेंथ की बात करेंगे। अगर क्यूबिकल वेलोसिटी है तो कितने टाइम में कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, वो होगी क्यूबिकल वेलोसिटी। सिंपल जो वेलोसिटी है, लीनियर बोलते हैं उसको, लीनियर बोल लो या सिंपली क्या बोल लो? वेलोसिटी बोल लीजिए। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन ध्यान रखें, अगर वो एरियल वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है? एरियल, यानी कि एरिया की बात कर रहे हैं हम, तो उसका मतलब क्या होगा? कितने टाइम में कितना एरिया चेंज हुआ है, तो एरिया बाय टाइम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा। सिंपल जो वेलोसिटी होती है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, या फिर उसको हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। एक ही बात होती है, लीनियर वेलोसिटी बोल लें या फिर क्या बोल लें, वेलोसिटी एक ही बात होती है, जो कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आया हुआ है एरियल वेलोसिटी, तो इसका मतलब क्या है कि एरिया बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा। यहां पे बड़ी गलती होती है, लेकिन वेलोसिटी कौन सी है? ये एरियल। तो एरियल वेलोसिटी क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, कितने टाइम में कितना एरिया चेंज हुआ है। लेंथ की बात नहीं करनी, यहां पर एरिया की बात करनी है। और एरिया के लिए क्या आता है? L की पावर 2 आता है। तो अगर आप सोल्व करेंगे तो L की पावर 2, T की पावर -1। अगर ये क्यूबिकल वेलोसिटी होता,
क्या होता है, क्यूबिकल वेलोसिटी होता है। मैंने लिखे तो 12 फॉर्मूले हैं, लेकिन बता तो उससे ज्यादा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। क्यूबिकल वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, तो बहुत सारे फॉर्मूले और भी डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये 12 ही नहीं है, 12 से ज्यादा ही है आपके पास। तो व्हाट इज एरियल वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो एरिया बाई टाइम आएगा आपके पास, एरिया होता है L² बाई टी, तो L की पावर 2 T की पावर -1। ओके, आगे देखिए आप, डेंसिटी की बात करें, सभी को पता है कि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। सिंपल फॉर्मूला आपके पास है, m का तो m हो जाएगा और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, L की पावर 3 हो जाएगा। तो मास बाय वॉल्यूम क्या होगी आपके पास, एरियल क्या कहते हैं उसको, क्यूबिकल डेंसिटी होती है या फिर सिंपली डेंसिटी होती है। ध्यान रखें, अगर एग्जाम में डेंसिटी आए या फिर क्यूबिकल डेंसिटी आए तो एक ही बात होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। लेकिन अगर वो स्पेशल डिफाइन करें, स्पेशल क्या डिफाइन करें कि व्हाट इज लीनियर डेंसिटी, तो लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या होता है बताएं आप, बोले मास बाय लेंथ। मास बाय वॉल्यूम होती है क्यूबिकल डेंसिटी या सिंपली डेंसिटी बोलते हैं उसको। तो लीनियर डेंसिटी की अगर हम बात करें तो लीनियर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, सिंबल का नाम होता है लैम्डा। बाकी आप L इंटू डी भी लिख सकते हैं लीनियर डेंसिटी, वैसे सिंबल क्या होता है इसका, लैम्डा होता है। और लीनियर डेंसिटी होती है मास बाय लेंथ। एरियल डेंसिटी मास बाय एरिया, क्यूबिकल डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। तो ध्यान रखें, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है डेंसिटी का तो आप क्या लिखते हो, मास बाय वॉल्यूम लिखते हो। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि लीनियर डेंसिटी क्या होती है, तो इसका मतलब क्या है कि मास का कंपैरिजन किया गया है लेंथ के साथ। एरियल डेंसिटी क्या होती है कि मास का कंपैरिजन किया गया है एरिया के साथ, और क्यूबिकल डेंसिटी क्या होती है, मास का कंपैरिजन किया गया है पूरे वॉल्यूम एलिमेंट के साथ। ठीक है, ध्यान रखें आप। तो लीनियर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और लीनियर डेंसिटी क्या होती है, मास बाय लेंथ होती है। भूलना नहीं, आज के बाद लीनियर अगर लिखा हुआ है तो आपको मास का कंपैरिजन करना है लेंथ के साथ। ठीक है, और मास का पता है आपको m होता है, लेंथ का l होता है। सॉल्व करेंगे इसको तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ml-1 होगा। आपके एग्जाम में, नीट का एग्जाम हो या IIT का एग्जाम हो, आपके एग्जाम में मिलेंगे आपको 4 चॉइसेस मिलेंगी आपको, उन 4 चॉइसेस में से एक आपको सिलेक्ट करना है। तो ml-1 क्या होगा, उसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखें आप। उसके बाद है लीनियर डेंसिटी के बाद है जो 6th आपके पास रिजल्ट है वो है एरियल डेंसिटी। तो मेरे ख्याल से करवाने की जरूरत है नहीं इसको। एरियल डेंसिटी की बात करें तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सिंबल सिग्मा होता है इसका। अगर सिंबल का नहीं पता तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिंपल आप ए भी लिख सकते हो, AD एरियल डेंसिटी, कोई भी सिंबल आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सिंबल सेलेक्ट कर रखा है तो आप सिग्मा का यूज़ करें, बेटर रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर सिग्मा आपको ध्यान में नहीं है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। ठीक है, तो एरियल डेंसिटी क्या होती है बताएं आप, मास बाई क्या होता है, एरिया होता है। मास के लिए क्या होगा m, एरिया के लिए क्या होगा L², तो फॉर्मूला क्या होगा ml-2। तो ये आपके पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसका आ जाएगा, एरियल डेंसिटी का आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये मेरे ख्याल से जो पहले 6 रिजल्ट्स हैं आपके, पहले जो 6 आपके डायमेंशनल फॉर्मूले थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे 7 देखें, 7th क्वेश्चन। इंटेंसिटी बड़ा डिस्टर्ब करता है आपको एग्जाम में, बड़े पजल रहते हैं बच्चे कि इंटेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज इंटेंसिटी। मैं आपको बता दूं कि इंटेंसिटी वेव की हो सकती है, ये इंटेंसिटी लाइट की हो सकती है, साउंड की हो सकती है। तो इंटेंसिटी होती क्या है देखिए एक मिनट के लिए। ये क्वेश्चन आपका 9th-10th का है, लेकिन आप डिस्टर्ब रहते हो, 12th करने के बाद भी आप पजल रहते हो कि इंटेंसिटी क्या होती है। तो इंटेंसिटी क्या होती है, द लाइट एनर्जी। अगर एनर्जी है लाइट के सेंस में तो बोलेंगे लाइट एनर्जी, अगर है साउंड की सेंस में तो क्या बोलेंगे, साउंड एनर्जी। अगर सिंपली एनर्जी है, वेव की बात करें तो क्या बोलेंगे इसको, एनर्जी ऑफ ए वेव बोलेंगे। लाइट है तो लाइट एनर्जी, साउंड है तो साउंड एनर्जी, और कोई डिफाइन नहीं कर रखी है तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर एनर्जी ऑफ ए वेव भी बोल सकते हैं हम। तो व्हाट इज इंटेंसिटी, आपको इंटेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि होती क्या है इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी, इट इज द एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। व्हाट इज इंटेंसिटी, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कितने टाइम में कितनी एनर्जी का ट्रांसमिट हुआ है कितने एरिया में, तो दैट इज नोन एज द इंटेंसिटी। अब मैं बोल रहा हूं तो दैट इज साउंड इंटेंसिटी।
तो मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे द्वारा जो साउंड निकल रही है वो कितने टाइम में कितना एरिया कवर कर रही है, तो दैट इज नोन एज द साउंड इंटेंसिटी। तो व्हाट इज इंटेंसिटी? द एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जो एनर्जी निकल रही है वो कितने टाइम में कितना एरिया कवर करेगी, दैट इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ एनी पैरामीटर। इंटेंसिटी ऑफ ए वेव, इट मे बी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट मे बी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है पता है आपको, वर्क की फॉर्म में होता है ml2t-2। ओके, एरिया होता है बेटा L² और टाइम होता है t। तो L² से क्या कट जाएगा, L² कट जाएगा, m इसको आप ऊपर लेके जाएं तो t की पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो इंटेंसिटी आपकी लाइट की हो, साउंड की हो या वेव की इंटेंसिटी हो, तो उसका जो जर्नल डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, याद रखें आप, mt-3 होता है। ठीक है, तो यहां से आप उस चीज को मेमोराइज रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो व्हाट इज इंटेंसिटी? एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और बेटा इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, mt-3। ओके बेटा, तो बहुत बार आपके एग्जाम में आता है इंटेंसिटी के बारे में और आप डिस्टर्ब रहते हो, पता नहीं क्या लिखे क्या ना लिखें आप। तो इस चीज़ को आप नोट करें और जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा रिवर्स करें, रिवाइंड करें, आप वहाँ से उसको समझ। अब आप अगला पॉइंट देखिए 8। तो 8 जो पॉइंट है यहाँ पर वो है वेव नंबर। अगर आपको मैं बताऊं कि वेवलेंथ क्या होती है तो सारे कर लेंगे इसको। कि वेवलेंथ होती है लेंथ ऑफ ए वेव। अगर आपसे पूछा जाए कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा वेवलेंथ का, तो एल लिख के आ जाओगे आप, क्योंकि वेवलेंथ होती है लेंथ ऑफ ए वेव, एल बिल्कुल ठीक है आपके। लेकिन वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। यहाँ पे हमारी गलती होती है क्योंकि वेव नंबर दिया हुआ है। आमतौर पर हम क्या लिख के आते हैं एग्जाम में, अगर वेव नंबर आ जाए तब भी हम एल लिख के आते हैं। तो बेटा वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, वेवलेंथ का, यानी कि 1/λ। तो जो वेव नंबर होता है, WL लिख रहा हूं मैं इसको, वो क्या होता है, 1/λ होता है। ध्यान रखें, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। और सिंपली इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, L⁻⁻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 ⁻
लेकिन ये आपका वेव नंबर है, ये ध्यान रखिए आप, वेव नंबर अलग चीज है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग कंसेप्ट है और जो वेव नंबर है वो अलग कंसेप्ट है, ठीक है। वेवलेंथ क्या होती है बताएं आप, लेंथ ऑफ ए वेव यानी कि एल, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/टाइम, टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, t⁻⁻1। लेकिन जो वेव नंबर होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है, यानी कि l⁻⁻1 होता है। तो बेटा ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको 8th पॉइंट। अब 9th देखें 1 मिनट के लिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड। अगर यहां पर सिर्फ लिखा होता डिस्टेंस तो फॉर्मूला क्या होता L, लेकिन ये साथ में टाइम लगा दिया गया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड। तो बेटा ये ध्यान रखें, इसका जो सिंबल है वो ये है, तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आपका रिजल्ट आएगा वो डिस्टेंस नहीं आएगा, वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल दी हुई है वो किसी पर्टिकुलर टाइम में दी हुई है, और डिस्टेंस का अगर हम कंपैरिजन करेंगे टाइम के साथ तो ये जो आपका SNth है, ये जो आपके पास पैरामीटर है, इट बिहेव्स लाइक स्पीड या इट बिहेव्स लाइक वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम होती है। तो उसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड, वो भी एक किस्म से वेलोसिटी की तरह बिहेव करेगी, स्पीड की तरह बिहेव करेगी। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं L और टाइम के लिए क्या लिखते हैं T, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा LT-1। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड बिहेव्स लाइक स्पीड, बिहेव्स लाइक वेलोसिटी, और फॉर्मूला क्या होगा उसका LT-1। आम तौर पर बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं, पजल रहते हैं इस रिजल्ट के अंदर। सिंपल सी बात है कि अगर एग्जाम में आता है, आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, तो आप क्या लिख के आओगे L, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा चीज आप
आपको जोड़ दी गई है साथ में कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन 2 सेकंड 3 सेकंड, तो सीधी सी बात है कि डिस्टेंस का कंपैरिजन किया गया है टाइम के साथ। अगर हम डिस्टेंस का कंपैरिजन करेंगे टाइम के साथ तो इट बिहेव्स लाइक स्पीड या फिर बिहेव्स लाइक वेलोसिटी, और वो फॉर्मूला क्या होता है L/T। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा Lt-1। ओके बेटा, तो ध्यान रखें इस चीज का कि क्या पूछा गया, उसकी सेंस क्या है। और मैं फिर बता दूं आपको कि एग्जाम में आपको मिलेंगी 4 चॉइसेस, यहाँ पे तो मैं वैसे करवा रहा हूँ, तो 4 चॉइसेस आपको एग्जाम में मिलेंगी, ठीक है। तो वो चारों पर आपको एक को मार्क करना है, जो सबसे करेक्ट होगा उसको आपको टिक मार्क करना है। उसके बाद है वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड। हेड की बात और आ गई है। एक हमने बताई थी बात आपको रेट की, तो रेट का मतलब क्या है कि किसी भी फिजिकल पैरामीटर का अगर हम कंपैरिजन करते हैं टाइम के साथ तो वो तो रेट होता है। एक बताया था ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम कंपैरिजन करें लेंथ के साथ तो वो क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। और तीसरा आपके पास आ गया हेड। तो हेड का मतलब क्या है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के पीछे हेड लगा हुआ है, ध्यान दें बोलना मत आप, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पीछे हेड लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि उस फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो लेंथ के बराबर होती हैं। किसके बराबर होती हैं, लेंथ के बराबर होती हैं। वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी का अगर उसमें जिक्र किया गया है तो उसका नाम क्या होगा, वेलोसिटी हेड। अगर उसके अंदर प्रेशर की बात करें तो वो क्या होगा, प्रेशर हेड होगा। अगर आपने एक रिजल्ट सुना हो, जो बच्चे 11th कंप्लीट कर चुके हैं उन्होंने एक रिजल्ट सुना होगा कि प्रेशर होता है H/ρg। क्या होता है प्रेशर, बताइए, H/ρg। अगर हम यहाँ से H निकालें तो H आएगा P/ρg। तो ये जो आपके पास P/ρg है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रेशर हेड बोलते हैं। तो ध्यान रखें जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पीछे हेड लिखा होगा, वेलोसिटी हेड है, ग्रेविटेशनल हेड है, प्रेशर हेड है, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं सोचना, सिंपली आपको क्या लिखना है कि उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, लेंथ के बराबर होगा। तो एक बड़ी प्रॉब्लम आपकी सोल्व कर दी है मैंने। तो जहां भी हेड का जिक्र आए, जहां भी हेड लिखा मिलेगा तो ध्यान रखें आपको उसको सोल्व नहीं करना है, सिंपली याद रखें कि उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, लेंथ के बराबर होगा। तो कहीं ना कहीं वो लेंथ से उठाया गया है, लेंथ से लिया गया है। जैसे आपने एक रिजल्ट सुना होगा कि v² - u² = 2as। अगर मैं यहां से s निकालूं s, तो s क्या आएगा, v² - u² / 2a। तो अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो वो s के बराबर मिलेगा। और अपर पैरामीटर क्या है, वेलोसिटी, तो नाम दिया गया वेलोसिटी हेड का नाम दिया गया है। तो ये आपके जो रिजल्ट्स हैं वो यहीं से लिए गए हैं, आपके जो 11th और 12th के सिलेबस से लिए गए हैं। तो ये ध्यान रखें आज के बाद कि जहां पर रेट की बात आती है इसका मतलब कंपैरिजन किया गया टाइम के साथ, जहां पर ग्रेडियंट की बात आती है इसका मतलब कंपैरिजन किया गया है लेंथ के साथ, और जहां पर हेड की बात आती है तो इसका मतलब उस पूरी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सिंपली क्या है, L है। वो वेलोसिटी हेड हो, वो प्रेशर हेड हो, वो ग्रेविटेशनल हेड हो, कोई भी हेड हो, ध्यान रखें उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सिंपली किसके बराबर होगा, आपका L के बराबर होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे नोट कर लिए होंगे। और एक लास्ट की तरफ आते हैं, देखें इधर, तो मैंने 12 के रिजल्ट्स आपको मैं लगभग कवर करने जा रहा हूँ। तो 12th देखिए एक मिनट के लिए, एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी है तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ डेंसिटी वर्ड आपने लगा दिया तो दैट बाय वॉल्यूम, यानी कि एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी बाय वॉल्यूम, अगर है मास डेंसिटी तो मास बाय वॉल्यूम। सिंपल अगर डेंसिटी गिवन है तब भी क्या आएगा, मास बाय वॉल्यूम आएगा, लेकिन स्पेशल यहाँ पर डिफाइन कर रखी है एनर्जी डेंसिटी। देखें एक मिनट के लिए, तो एनर्जी डेंसिटी होती है बेटा एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो जहां भी डेंसिटी का यूज होगा वर्ड का तो नीचे वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा, लेकिन ध्यान रखें कि किसकी डेंसिटी है। तो एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी बाय वॉल्यूम होती है। तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ml/t-2, और वॉल्यूम का क्या होता है, L⁻3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो एक आज का ऊपर आ जाएगा, तो ml-1 t-2।
तो ये आपके पास फॉर्मूला किसका होगा, एनर्जी डेंसिटी का होगा। ठीक है बेटा, तो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ml-1 T-2 किसके बराबर होगा, एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो ml2T-2 पता है सभी को, फॉर्मूला होता है एनर्जी का, वॉल्यूम का होता है L⁻3। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ml-1 T-2। तो ये आपके पास 12 बहुत ही टिपिकल डायमेंशनल फॉर्मूले थे जहाँ पर स्टूडेंट्स आमतौर पर पजल रहते थे। तो मेरे ख्याल से ये 12 करने के बाद आपके लगभग ये लगा लीजिएगा, मैंने 15 के करीब, 12 का तो मैंने नाम लिखा था यहाँ पर, तो 15 से 20 के करीब आपके MCQs हो चुके हैं। क्योंकि एग्जाम में जब ये आएंगे तो आएंगे 4 चॉइसेस के साथ आएंगे, आपको मिलेंगे 4 चॉइसेस। ठीक है, तो 4 में से एक को आपको टिक मार्क करना जो सबसे आपको करेक्ट लगे, अच्छा लगे आपको। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें आप। तो ये 12 के 12 जो रिजल्ट्स हैं आप इनको दोबारा देखें, आप वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा इनको जहां भी आपको दिक्कत आ रही है दोबारा इनको आप ऑब्जर्व करें, दोबारा इनको नोट डाउन करें। तो मिलते हैं सेकंड सेशन में कुछ और रिजल्ट्स के साथ। तो सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम स्टूडेंट्स फॉर द सेकंड सेशन। और सेकंड सेशन के अंदर मैं डिस्कस करूंगा रिजल्ट्स बेस्ड डायमेंशनल फॉर्मूले। देखिए आपके 11th क्लास में और 12th क्लास में कुल मिला के 20 यूनिट्स हैं, और 20 यूनिट्स के रिजल्ट्स अगर आपको याद हैं तो उन रिजल्ट्स के ऊपर जो डायमेंशनल फॉर्मूले आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उनको ईजिली सोल्व कर पाएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी रिजल्ट्स हैं आप उनके अलग से नोटबुक बनाएं और उन रिजल्ट्स को याद करें। क्योंकि अगर एग्जाम में आता है कि राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस, अगर आपको वो रिजल्ट याद होगा तो इमीडिएटली आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाओगे, नहीं तो काफ़ी लंबा आपके पास टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड का हमें यूज करना है, जितना जल्दी हो सके हमें उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सोल्व, देखिए 1 मिनट के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं 11th के और 12th के, मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अगर आपको ये रिजल्ट्स याद हैं तो आप इनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको मैं दूं आपको कि mv²/r, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ mv²/r। आपके पास आएंगे 4 चॉइसेस, ये आपके पास 4 चॉइसेस हैं A B C D। तो आपको क्या करना है कि इनका क्या निकालना है, आपको mv²/r का क्या निकालना है, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ mv²/r। एक तो आप m का अलग से निकालें, मास गिवन है, वेलोसिटी का अलग से निकालें, वो भी गिवन है, रेडियस का अलग से निकालें, वो भी गिवन है। तो सारे पैरामीटर्स को अलग अलग सोल्व करेंगे तो टाइम लग जाएगा सोल्व करने में। आ तो जाएगा आंसर लेकिन टाइम लग जाएगा। एक आपको पता हो कि mv²/r होती क्या है। अगर आपने 11th क्लास को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि जो mv²/r होती है वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है mlt-2। तो फोर्स का जो डायमेंशनल क्या होता है mlt-2। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उसका आंसर क्या है। तो कितना इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने मैं लेके आया हूं, आप सोच सकते हैं। देखिए आप, अगर आपको रिजल्ट्स याद हैं, अगर आपको इन सभी के रिजल्ट्स याद है, मैंने यहाँ पर 10 लिखे हैं, पता नहीं 400 500 कितने सारे रिजल्ट्स हैं। अगर आपको रिजल्ट्स याद हैं तो रिजल्ट्स के क्रॉसपॉन्डिंग, उस रिजल्ट के क्रॉसपॉन्डिंग जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है कि mv²/r क्या होती है, फोर्स होती है, और फोर्स क्या होती है mlt-2। काम खत्म। एक तो आप अलग अलग सोल्व करें, मास को निकालें, फिर वेलोसिटी का स्क्वायर करें, नीचे L करें, सोल्व करें, तो कम से कम ये लगा लें कि आपका जो 1 मिनट है या फिर 2 मिनट है उसका आपका लॉस हो जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान आ तो जाएगा आपका लेकिन लॉस हो जाएगा। एक आपको डायरेक्ट याद हो कि ये फॉर्मूला किसका होता है तो आप इमीडिएटली क्या कर पाएंगे, उसको सोल्व कर पाएंगे। तो mv²/r बेसिकली क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और कोई भी फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, कोई फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, तो सभी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है mlt-2। ओके बेटा, अब सेकंड पे आए, सेकंड पे आए, देखिए इधर
अब ये एक स्टेटमेंट आपको दी गई है, एक इक्वेशन आपको दी गई है कि PV प्लस हाफ mv² प्लस mgh इज इक्वल टू k। यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k। आपको क्या निकालना है कि k का क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। अगर आपको पता हो mgh क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, हाफ mv² क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और सभी को पता है कि एक ही नेचर की जो क्वांटिटी हैं वही ऐड हो सकती हैं, वही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। लाइक नेचर क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। तो इसका मतलब ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। और कोई पूछे आपसे कि राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k, तो k कहाँ अलग से आएगी, तो k भी क्या होगी, एनर्जी होगी। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ml2t-2। ओके बेटा, तो ये आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का एक तरीका होता है, एक वे होता है कि कैसे हम निकाल पाए। तो ये सेकंड आपके पास क्या है कि लाइक नेचर क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। अगर ये सारी एनर्जी हैं तो ये भी एनर्जी है, तो सीधी सी बात है कि जो k का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लेंगे k का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब थर्ड पर आए। थर्ड, जो बच्चे 12th क्लास में हैं, जिन्होंने 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट कर ली है, उनको पता होगा कि ये क्या चीज है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और E क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इन दोनों का अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो कम से कम 5 मिनट आपके खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि ये किसके बराबर था, तो सीधी सी बात है आपका टाइम 1 मिनट से भी कम लगेगा। आप सभी को पता है कि जो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है वो एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है, यानी कि एनर्जी बाई वॉल्यूम के बराबर होता है। एक तो आप इस पूरे को सोल्व करें, काफी टाइम लगेगा। एक आपको इसका रिजल्ट पता हो कि किसके बराबर है ये, तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। एनर्जी का पता है आपको ml2t-2 और वॉल्यूम होता है L की पावर 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ml-1t-2। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा किसका, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का। ठीक है, तो अगर आप इसको एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो काफी लंबा सॉल्यूशन होगा, आंसर तो यही आएगा उसका। लेकिन अगर आपको पता है कि ये रिजल्ट आया कहां से है, ये रिजल्ट कहां से आया, जब हम एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे तब आया था ये रिजल्ट। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी बाय वॉल्यूम। अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा ml-1t-2। आगे देखें आप, मेरे ख्याल से 11th और 12th दोनों को पता होगा mgh। एग्जाम में mgh दे रखा है और कह रखा है कि राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ mgh। सीधी सी बात है, m का भी आसान है, g का भी आसान है, h का भी आसान है। लेकिन अगर आपको पता है कि किसके बराबर होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। एनर्जी कोई भी हो, एनर्जी का फॉर्मूला सेम होता है, क्या होता है बताएं आप, ml2t-2। तो अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप वहां से उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे आए हम, उसके बाद हम बात करें रिजल्ट नंबर 5th की, 2π√L/g। 11th क्लास के अंदर आपने डायमेंशंस किए होंगे और 11th क्लास की जो लास्ट यूनिट है 10th यूनिट, वहाँ पे इस रिजल्ट को आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने इस रिजल्ट को देख रखा है। तो 2π√L/g किसके इक्विवेलेंट था, ये टाइम के इक्विवेलेंट था। अगर आपको याद हो तो ये रिजल्ट था ये t = 2π√L/g। एक तो आप बेटा इसको सोल्व करें, एक तो आप इसको सोल्व करें, एक आपको ये पता हो कि किसके बराबर है, किसके बराबर है, टाइम का। तो जो 4 चॉइसेस आपको मिलेंगी, जो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, वो सिंपली आप टी पे क्लिक कर देंगे। टाइम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो सिंपली क्या होता है, टी होता है। तो आंसर आपका आ जाएगा। तो ध्यान रखें आप, तो रिजल्ट्स के ऊपर जो बेस्ट आपके डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो टी = क्या होता है, 2π√L/g। अगर एग्जाम में ये आता है आपका जो IIT का एग्जाम है, जो नीट का एग्जाम है, उसमें अगर ये क्वेश्चन आता है कि राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस, तो आप इसको अलग अलग सोल्व करोगे। इसका कुछ नहीं होता, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। L का L होता है, G का क्या होता है, LT-2 होता है। सोल्व करोगे तो कम से कम इसके कंपैरिजन में यहाँ पर टाइम आपका ज्यादा लगेगा। अगर आपको रिजल्ट याद है तो विदिन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड आप उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप 6th पॉइंट देखें आप,
6 पाई ईटा आर बी, ये आपकी 11th क्लास की जो 7th यूनिट है वहां से लिया गया है। और जो बच्चे 11th क्लास का कंसेप्ट कर चुके हैं तो उनको पता है कि ये रिजल्ट किसका है, ये रिजल्ट है विस्कस फोर्स का। तो सीधी सी बात है कि विस्कस फोर्स का रिजल्ट है तो फॉर्मूला क्या होगा, mlt-2। ओके, एक तो बेटा आप इनको अलग अलग सोल्व करें, 6 पाई दोनों कांस्टेंट है, कुछ नहीं होगा इनका। ईटा का पता है आपको, ठीक है, आर का पता है आपको, वी का पता है। तो अगर आप सारे को सोल्व करेंगे तो लंबा सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा, लेकिन आपको रिजल्ट का पता है कि ये किसके बराबर था, ये किसके बराबर था, फोर्स के। और फोर्स का पता है आपको क्या होता है, mlt-2। तो इमीडिएटली वहां से आप सोल्व कर पाएंगे। तो काफी जरूरत होती है एग्जाम में टाइम बचाने की, तो यहां से हम उस टाइम को बचा सकते हैं, शॉर्टकट मेथड का हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए आप, जो बच्चे 12th क्लास के हैं उनको पता होगा यहाँ पर कि ml/an² टाउ क्या होता है, किस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होता है, ml/an² टाउ रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अगर आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। अगर याद नहीं है तो रेजिस्टेंस का आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। V = क्या होता है, IR, तो R क्या होता है, V/I। और पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल, वर्क डन बाय क्या होगा, चार्ज इनटू I। क्या होता है वर्डन का, ml/2t-2। Q का क्या होता है, AT। और करंट का क्या होता है, A होता है। तो यहाँ से आपका जो रेजिस्टेंस है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, m(l)⁻2 और t की पावर ले जाए -3 और a की पावर -2। तो यहाँ भी आपको टाइम लग गया है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ भी टाइम लग गया, यहाँ भी टाइम लग गया है। तो याद रखना पड़ेगा आपको कि रेजिस्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होता है, ml/2t-2 t-3a-2। जिस तरह से आपको याद है फोर्स का, जिस तरह से आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है, उसी तरह से कंबाइंड जो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आपका टाइम बचेगा। नहीं तो आप इसको सोल्व कर लें या इसको सोल्व कर लें, एक ही बात पड़ेगी लगभग आपके सामने, ठीक है, ध्यान रखें आप। तो अगर आपको पता है कि ml/an² टाउ रेजिस्टेंस के बराबर होता है और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है, जो कि पता होना चाहिए आपको, तो आप इसका इजिली सोल्व कर पाएंगे आप। तो ml/2t-3a-2। आगे देखें आप, रिजल्ट नंबर 8 देखें आप, R×F टर्निंग इफेक्ट है किसका, फोर्स का। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज द टॉर्क। तो R×F क्या होता है, टॉर्क के बराबर होता है। जो बच्चे 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो 12th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं बेटा, तो टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट होता है किसका, फोर्स का। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर दोनों साइड में बराबर टाइम लगता है, तो यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको सोल्व कर लें, इसके बराबर ही है आपके पास, ठीक है। F का पता है आपको, mlt-2 और R का मतलब क्या होता है, L। तो ml/2t-2 टॉर्क का क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर बराबर हो, जो आपको पता है कि ये वो क्वांटिटी है, तो दोनों में कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आप दोनों को सोल्व कर सकते हैं। तो टॉर्क आपके पास क्या है, R×F। अब ये देखें इधर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए इधर देखिए। और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने सारे आपको मिलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले। आपके एग्जाम में आता है कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 2t cos θ/r ρg। 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, t यहाँ पर है सरफेस टेंशन है, यहाँ पर cos θ यहाँ पर एंगल है, r यहाँ पर रेडियस है, ρ यहाँ पर डेंसिटी है और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन सभी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, अगर आप निकालोगे, सोल्व करोगे, तो कम से कम आपके 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। अगर आपको पता है कि ये रिजल्ट किसके बराबर था, हाइट के बराबर था, h के, तो 1 सेकंड से भी कम टाइम में आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो काफी डिफरेंस यहाँ पर हो गया है, देखें आप। तो इस पूरे का जो रिजल्ट है वो h के बराबर होता है और h का मतलब होता है l। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आपका l के बराबर होगा। तो बेटा इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी रिजल्ट्स हैं आपके 11th के और 12th के, उनकी अलग से नोटबुक बनाएं हैं आप, और उन रिजल्ट्स को आप याद रखें, ताकि एग्जाम में अगर उनके बेस्ड कोई न्यूमेरिकल जाते हैं या कोई डायमेंशनल फॉर्मूले आते हैं, तो रिजल्ट अगर आपको याद होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। और आप में आखिरी देखें आप, लास्ट देखें आप,
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जब बच्चे 11th क्लास की 5th यूनिट कर चुके हैं उनको पता है कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होता था। ये ध्यान रखें, हाफ को सोल्व करें, आई को सोल्व करें, ओमेगा को सोल्व करें, काफी लंबा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपको इसका रिजल्ट पता है कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास पता है आपको, ml2t-2। एक तो आप इस पूरे को सोल्व करें, एक इसका आपको पता हो तो उसमें आपकी आसानी रहती है, अच्छा रहता है, आप उसको इजीली कर पाते हैं। तो ये मेरा सेकंड सेशन था और इसमें हमने कुछ रिजल्ट डिस्कस किए और ऐसे काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं। अगर आपको रिजल्ट्स का पता है, रिजल्ट्स के आगे जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका पता है, तो आप इसको 1 या 2 सेकंड में आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो एक काफ़ी शॉर्टकट मेथड था ये, किसका, डायमेंशनल फॉर्मूले के जो रिजल्ट्स थे अगर आपको याद हैं, ठीक है, तो उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जो सेकंड सेशन है आपको पसंद आया होगा, आपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नोट कर लिए होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने जो बताई यहाँ पर वो क्या बताई कि जो रिजल्ट्स हैं, जो भी आपने डेरिवेशन की हैं आज तक, उनके जितने भी रिजल्ट्स हैं अगर आपको याद हैं तो सीधी सी बात है, अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आप उसके ऊपर न्यूमेरिकल कर पाओगे सोल्व, दूसरा अगर पूछते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो पूरी लंबी स्टेटमेंट को सोल्व करने की बजाय वो जिसके बराबर है, वो जिसके इक्विवेलेंट है, वो आप याद रख लें, आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा वहां से निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था मेरा सेकंड सेशन और लास्ट सेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा जिसके अंदर हम जो IIT है और जो आपके नीट है उसके अंदर कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स फॉर द लास्ट सेशन। और इस लास्ट सेशन में मैं आपके पास लेके आया हूँ 3 टॉप MCQs। ये वो MCQs हैं जो आपके नीट एग्जाम में और आपके IIT एग्जाम में कभी ना कभी आ चुके हैं। हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे अभी आपको बताएंगे 2 मिनट के बाद। इससे पहले हम 2 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं और उन 2 सेशंस के अंदर जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं उनको भी आप MCQ मान के चलें कि अगर 4 चॉइसेस जाएंगी, 4 ऑप्शन जाएंगे हम, तो उनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान रखें बेटा, उनको भी आप MCQ मान के चलें। और ये 3 इंपॉर्टेंट MCQ आपके पास मैं लेके आया हूँ, जनरल क्वेश्चन आपके पास लेके आया हूँ और ये आपके एग्जाम में कभी न कभी आ चुके हैं। दूसरा, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2 जो आएगा मेरा, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेकंड लेक्चर आएगा नीट का और IIT का, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, ध्यान रखें आप, यूजेज ऑफ डायमेंशंस के जो टॉप न्यूमेरिकल्स हैं जो कई बार आपके IIT एग्जाम में और नीट एग्जाम में आ चुके हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स पर हम फोकस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2। तो उम्मीद करता हूँ कि जो फर्स्ट लेक्चर आज आप कर रहे हैं आपको पसंद आया होगा, आप इसको जरूर देखें, जरूर इसको ऑब्जर्व करें। और अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 3 टॉप न्यूमेरिकल्स MCQs जो आपके नीट एग्जाम में और IIT एग्जाम में कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आती रहती हैं। देखें 1 मिनट के लिए। एन एथलीट, ध्यान से सुन लीजिए, सोल्व कैसे करें। जब आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो 100% क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए कि क्या पूछा गया। देखें 1 मिनट के लिए। एन एथलीट कोच टोल्ड हिज टीम, एक जो एथलेटिक कोच है, जो ठीक है एथलीट का जो कोच है, उसने अपनी टीम को बताया कि मसल टाइम स्पीड इक्वल्स पावर। मसल टाइम स्पीड, आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। जैसे आपको बताया गया है कि 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, अगर मैं कहूँ कि 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम तो समझ जाओगे आप, लेकिन मसल टाइम में थोड़ा सा आपको परेशानी होती है, थोड़ा सा आप पजल होते हो। तो क्या है ये कि आप लिखें इसको आपकी मसल, MUSCLE, मसल टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 2 टाइम्स 3 टाइम 4 टाइम, मसल टाइम स्पीड, मसल टाइम स्पीड इज इक्वल टू पावर। अगर आप स्टेटमेंट को ढंग से समझ पाए, अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाए तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टेटमेंट पर फोकस करें आप। एन एथलीट कोच टोल्ड हिज टीम दैट मसल्स टाइम स्पीड इक्वल्स पावर। जो मसल टाइम स्पीड है वो किसके बराबर है, पावर के। यू हैव टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मसल। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, किसके लिए, मसल के लिए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखें इधर।
अगर यहां से आप मसल निकालोगे तो वो क्या आएगा आपके पास, पावर बाय स्पीड आएगा। क्या आएगा बेटा, वो पावर बाय स्पीड आएगा। ठीक है, तो ये थी क्वेश्चन की स्टेटमेंट कि मसल टाइम स्पीड किसके बराबर है, पावर के। तो यहां से अगर आप निकालोगे मसल, तो मसल आपके पास क्या आएगा, पावर बाय स्पीड। तो यहां से आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मसल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अब देखें इधर, मैं मसल को लिख रहा हूं यहां पर m से लिख रहा हूं, पावर को p से, और स्पीड को लिख रहा हूं v से। ओके, पावर क्या होती है पता है आपको, वर्क डन बाय टाइम होती है इनटू v। वर्क डन क्या होता है, ml/t - 2। टाइम के लिए क्या होता है t। वेलोसिटी क्या होता है lt - 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो m तो आपके पास आ जाएगा एज इट इज, एक l से एक l कट जाएगा, t - 1 से t कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा mlt - 2। तो ये आपके पास मसल का क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला mlt - 2। तो ये आपकी चॉइस हो जाएगी, बी चॉइस हो जाएगी mlt - 2। तो ये ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके ऊपर आप फोकस करें कि जो एथलीट कोच हैं, जो एथलेटिक्स के कोच हैं, वो अपनी टीम को बताते हैं कि जो मसल टाइम स्पीड है वो पावर के बराबर होती है। तो आपको मसल का क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लिखें आप, मसल टाइम स्पीड इज इक्वल टू पावर। तो मसल क्या होगा, पावर बाय स्पीड। तो यहाँ से m मैंने मसल मान रखा है ये, तो m यहाँ से आपका जो फॉर्मूला है मसल का वो आपके पास आ जाएगा, पावर बाय स्पीड को मैंने v से लिख लिया। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा mlt - 2। तो चॉइस क्या आ जाएगी, बी चॉइस आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, आपके जो बुकलेट आएगी आपके पास, उसके अंदर जो प्रॉब्लम होंगी, जो क्वेश्चन होंगे, आप उनको ध्यान से पढ़ें। 2-3 बार अगर आप पढ़ोगे तो वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पर आपको ज़रूरत है फोकस करने की। ठीक है, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो फर्स्ट आपका MCQ था, उसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे कि फोर्स दिया हुआ है डायरेक्टली v² के। एक और स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ। हालांकि मैं 3 प्रॉब्लम लेके आया था, लेकिन एक और बता रहा हूँ आपको मैं, मेरे माइंड में आ गई है वो। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। एक स्टेटमेंट दी गई है, किसी भी स्टेटमेंट में क्या कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली किसके, v² के। देन यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना किसका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि इसको हटा के हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं। तो यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो k इंटू v²। तो k आपके पास क्या आ जाएगा, f/v²। तो f क्या होता है, mlt - 2, और v क्या होता है, lt - 1। लेकिन v का स्क्वायर करोगे तो l2 और t की पावर -2। तो t की पावर -2 से कट जाएगा ये आपके पास। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर ले जाइए, एक l से एक l कट जाएगा, तो ml - 1। तो ये क्या आ जाएगा, k का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। द फोर्स इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, देन यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो k आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज नोन एज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ से k निकाल लें, f/v²। f आपके पास है mlt - 2, और v की वैल्यू बात करें तो l की पावर 2, t की पावर -2। ये आपके पास सोल्व करेंगे तो ml - 1 आ जाएगा। ओके बेटा, अब सेकंड क्वेश्चन देखें 1 मिनट के लिए। इफ t डिनोट्स सरफेस टेंशन, T आपके पास क्या है बेटा, सरफेस टेंशन है, और R है रेडियस। देखिए ध्यान रखिए, आपको रेडियस का पता है L होता है, और सरफेस टेंशन का अगर आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए। वहां से रिजल्ट्स याद रखें जो मैंने बताया था पहले सेशन में आपको कि सरफेस टेंशन होती है फोर्स बाय लेंथ। ठीक है, देन T/R इज सेम एज दैट ऑफ। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है T/R का, और जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा T/R का वो इनमें से किसके इक्विवेलेंट होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहले आपको T लिखना है, फिर आपको R लिखना है। तो क्या पूछा गया है कि T आपके पास सरफेस टेंशन है,
आर आपके पास रेडियस है, यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी बाई आर। लेकिन यहीं पे खत्म नहीं होता है न्यूमेरिकल आपका जो प्रॉब्लम है वो यहीं पे खत्म नहीं होती है। वो क्या कहता है कि टी बाई आर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा इन चारों में से किसके इक्विवेलेंट आएगा वो बताना है आपको। तो सॉल्व करें। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बाई लेंथ होती है। मैं लिख देता हूं, चलो आर रेडियस है आपके पास, तो सॉल्व करें। तो फोर्स क्या होता है बताएं आप, mlt -2 और r रेडियस है और l क्या है, लेंथ, तो l का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और शॉर्टकट बताऊं आपको मैं, तो ये आपके पास क्या है, फोर्स, और ये लेंथ का स्क्वायर है। लेंथ का स्क्वायर क्या होता है, एरिया, और फोर्स बाय एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तो यहाँ से शॉर्टकट भी कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट्स याद हैं तो सारे के सारे शॉर्टकट आपके लिए इजी हो जाएंगे, अपने आप निकाल लोगे शॉर्टकट आप उनका, ठीक है। तो T बाई आर, T क्या होता है, फोर्स बाई लेंथ इंटू आर, तो L इंटू एल, एल स्क्वायर, फोर्स बाई एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है, वैसे निकाल लीजिएगा। तो M L-1 और T-2, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, प्रेशर का होता है। तो ये D आपकी चॉइस हो जाएगी। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, D आंसर आ जाएगा। तो मैंने जो पहले बताया था, जो सेशन चले गए हैं उसमें बताया था कि रिजल्ट्स आपको याद होने बहुत ज़रूरी हैं। तो रिजल्ट्स की अपनी नोटबुक आप ज़रूर बनाएं ताकि ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में आसानी हो। तो लास्ट सेशन की लास्ट प्रॉब्लम आपके पास लेके आया हूँ, देखिए इधर। और इस वीडियो को बेटा 2-3 बार जरूर देखें आप परफेक्शन के लिए, ताकि छोटे मोटे जो डाउट्स हैं वो भी आपके दूर हो जाएं। आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखें 1 मिनट के लिए, काफ़ी टिपिकल प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। इन ए गिवन वेव इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन bt माइनस सी एक्स, ये बेटा एक वेव इक्वेशन गिवन है आपको। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है b बाई सी का। तो b बाई सी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके बराबर होगा, 4 चॉइस यहाँ भी दी गई हैं कि b बाई सी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके इक्विवेलेंट होगा। तो देखें 1 मिनट के लिए, ये आपकी 11th क्लास की इक्वेशन है, वेव्स एंड ऑसिलेशन जो चैप्टर था आपका 10th, वहाँ की इक्वेशन है ये। देखें 1 मिनट के लिए, आपको याद हो y इज इक्वल टू a साइन थीटा, साइन के बाद क्या होता है, थीटा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि थीटा इज इक्वल टू बी टी माइनस सी एक्स। ओके बेटा, पता है सभी को कि साइन के बाद एंगल होता है, इसका मतलब ये सारे कंपोनेंट किसके इक्विवेलेंट हैं, थीटा के इक्विवेलेंट है। थीटा इज इक्वल टू बी टी माइनस सी एक्स। और यहां से हम कह सकते हैं, एक कंसेप्ट होता है डायमेंशंस के अंदर कि लाइक नेचर क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये जो BT है इसमें से CX को सब्ट्रैक्ट किया गया है, BT में से CX को सब्ट्रैक्ट किया गया है। अगर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर तो B और C तो कांस्टेंट है आपकी, B और C क्या है बेटा, कांस्टेंट है। T टाइम होता है और X क्या होती है, डिस्टेंस होती है। गिवन हो या ना गिवन हो, ध्यान रखें, T और X अगर गिवन हो या ना गिवन हो पता होना चाहिए आपको। वेव इक्वेशन के अंदर T टाइम होता है और X डिस्टेंस होती है, ये ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। IIT के एग्जाम की बात करें, नीट के एग्जाम की बात करें तो कोई जरूरी नहीं है कि ये आपको एग्जाम में गिवन हो, तो आपको पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी कि T टाइम होता है और X क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ओके, ये दोनों सब्ट्रैक्ट किए गए हैं और किसके बराबर हैं, थीटा के। तो सीधी सी बात है कि ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि एक ही नेचर की जो क्वांटिटी है वही ऐड हो सकती है और वही सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो इट मीन्स BT इज इक्वल टू थीटा और इट मीन्स CX इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो BT है वो भी थीटा के बराबर है और CX वो भी किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्ट किए गए हैं और किसके इक्विवेलेंट है, थीटा के। तो सीधी सी बात है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। ओके, अब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B बाई C। आपको निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला B बाई C का। तो सबसे पहले यहां से आप निकालें B, तो यहां से अगर आप B निकालोगे तो थीटा बाई टी आएगा और यहां से आप C निकालोगे तो थीटा बाई एक्स आएगा। ओके, अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं, तो B इज इक्वल टू, अब आपको निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B। सीधी सी बात है कि एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, एंगल इज डायमेंशनलेस।
तो क्या बचेगा 1/t, t की पावर -1। तो b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होगा, t की पावर -1। और जहाँ तक बात है c की, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता और डिस्टेंस का क्या होता है l, तो क्या आ जाएगा c, क्या आ जाएगा l की पावर -1। तो c का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो l की पावर -1 आएगा और b का क्या आएगा t की पावर -1। बट यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b बाई c। आपको निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला b बाई c का। तो कैसे निकालेंगे, देखें इधर b बाई c, व्हाट इज b, b क्या है t -1 और c क्या है l -1। l को ऊपर ले जाएं आप, LT-1। और सभी को पता है, आपको जनरल सी बात है, LT-1 किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो किसका फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी का। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 3 और इसी के साथ जो आपका लेक्चर नंबर 1 है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा आपको। तो इस लेक्चर को आप ज़रूर देखें, बार बार देखें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, रिक्वेस्ट है आपसे। और जल्दी ही मैं लेक्चर नंबर 2 में आपके साथ मिलूँगा, जिसके अंदर हम यूजेज ऑफ डायमेंशंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। वो न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट टाइम नीट एग्जाम में और IIT के एग्जाम में आ चुके हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं दोनों के अंदर। तो वहाँ पर हम जरूर इसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो जब तक आप इस चीज़ को दोबारा देखें, इस लेक्चर को दोबारा देखें, 2-3 बार आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, अपनी नोटबुक में उसको नोट डाउन करें। तो ये था मेरा पहला लेक्चर सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। तो मिलते हैं आपसे आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। ओके, थैंक यू वेरी मच।